अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल करीम सिद्दीकी और आज हमारे ख़ास मेहमान सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान की सियासत भी बड़ी अजब है, एक घन चक्कर की तरह चक्कर में घूमती रहती है और आजकल जो मनाज़र हमें देखने को मिल रहे हैं, एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो कि इक़्तिदार में भी बड़ी तेज़ी से आई मगर उतनी तेज़ी से इक़्तिदार से उतरी और न सिर्फ इक़्तिदार से उतरी बल्कि पटरी से ही उतर गई और आज के दिन तक 1 दर्जन से ज़ायद इस पीटीआई हुक्मरान इत्तेहाद जो रहा हुक्मरान जमात जो रही है, 1 दर्जन से ज़ायद इनके साबिक़ MNAs और MPAs और पार्टी लीडरान जो हैं वो अलल ऐलान पार्टी से अलग होने का कह चुके हैं और बड़े प्रोमिनेंट फेसेस थे और ये ऐसे चेहरे थे कि जिस जज्बे से वो खान साहब के लिए और कप्तान के लिए नारे लगाते थे और उनके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, अब जबकि वो पार्टी बल्कि सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं तो यकीन नहीं आता कि ये वही लोग हैं। मगर ये शायद पहली बार ऐसा नहीं हुआ, जो भी पार्टी इक़्तिदार से उतरी है उसके साथ यही कुछ हुआ है, चाहे वो फ़ौज के किसी आमिर का दौर हो, जनरल मुशर्रफ जैसे, जनरल ज़िया-उल-हक़ जैसे, या फिर वो फ़ौज के किसी ऐसे जर्नैल का दौर हो जैसे जनरल बाजवा और जनरल फैज़। पार्टी टूटती भी रही है और पार्टी बिखरती भी रही है, ताश के पत्तों की मानद। थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं। 2 केस स्टडीज़ हैं हमारे सामने। एक हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी जो मेरी उस्ताद भी हैं और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की चेयरपर्सन भी रही हैं, खारजा अमूर की महारत रखती हैं, दिफाई मामलात के ऊपर उनकी बड़ी महारत थी, लेकिन जो आखिरी दिफाई मामलात पे उन्होंने कार्रवाई डाली और वो तज्ज़िया नहीं था, वो शायद उनके लिए कुछ ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी। देखते हैं, जब डॉक्टर शीरी मज़ारी एक पेज पर थी या दिफाई मामलात में वो अबूर अपना उसका भरपूर मुज़ाहरा कर रही थी तो वो अपने कप्तान और PTI के लिए क्या कहती थी और फिर उसके बाद आप फ़ौरन देखिएगा आज उन्होंने क्या कहा। पिंडी के गेट वालों सुन लो, हम बाकी की आजादी लेंगे। इमरान खान के खिलाफ एक साजिश के बाद दूसरी साजिश, तीसरी साजिश, उसकी जान पे हमला किया गया, लेकिन हमारा इमरान खान खड़ा है और हम उसके साथ खड़े हैं। GHQ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामान है, ऐसे स्टेट सिंबल्स पे वायलेंस करना बहुत ज़्यादा मजम्मत इस पे करनी चाहिए सबको और मैं करती हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। एक और केस आपको दिखाते हैं फ़याज़ुल हसन चौहान का, जिन्होंने बड़े फ़ख्र से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, खान साहब मुझे फ़ोन करके कहते थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और मैं कर देता था और आपको तो पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुश्मन की मंजी ठोकते हैं, मगर फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने आज अपने उस चौधरी की मंजी ठोक दी जिनके कहने पर वो दुश्मनों की मंजी ठोका करते थे। देखें फ़याज़ुल हसन चौहान साहब पहले खान साहब के बारे में क्या कहते थे और आज वो क्या कह रहे थे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जानसार, इमरान तेरे जानसार। असल चीज जिसकी वजह से मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि मेरा PTI से अब कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत मैं नहीं छोड़ रहा, मैंने सारों को रोक दिया। अगले दिन खान साहब ने स्पेशल मीटिंग बुलाई जूम पे और टिका के की कचहरी चौक की तरफ क्यों नहीं गए, किसने रोका, कौन था, क्यों था। तो ये थे एक शख्स और 2 चेहरे। सबसे पहले तो नज़ीर लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि कोई पहली बार नहीं देख रहे, रंग बदलते सियासतदान, ढंग बदलते सियासतदान, जमातें बदलते सियासतदान, और ख़ास तौर पे जब वो कहते हैं कि मैं सियासत ही छोड़ रहा हूँ तो इसका क्या मतलब होता है और क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं PTI का आप?
लेकिन पीटीआई को जिस तरह से बनाया गया और फिर जिस तरह से इसके अंदर जौक दर जौक, गौल दर गौल लोगों को शामिल किया गया, जिस तरह से पार्टियों में तोड़ फोड़ करके पार्टियों से लोगों को निकाल कर इनके हवाले किया गया। अब जब इन्होंने ये समझ लिया कि हम टार्जन हो गए हैं और अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इवन ये कि जिन्होंने हमें साख्ता परदाख्ता हालात में जाकर खड़ा किया है वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर इन्होंने सोचा कि अब क्या है, हम जाकर हमला कर देते हैं। कर दिया हमला इन्होंने जाकर उन हसास तरीन मकामात पर किया जिनका पाकिस्तान की सियासत में कोई सोच भी नहीं सकता था। इवन ताकतवर सियासतदान भी नहीं सोच सकते थे। ये ताकतवर बनाए गए थे गुज़श्ता एक साल के दौरान, वरना एक साल पहले जनवरी फरवरी में पाकिस्तान में इनकी मकबूलियत का यह आलम था कि इनके घर के बाहर लोग जो है दुआएं मांग रहे होते थे, अल्लाह करे कि इनसे जान छूटे। फिर ये कि एक बयानिया बनाया गया और उनको लाया गया, जो भी था ये एक फिजा बनाई गई। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की, जिनका पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, अपने अपने घरों में बैठे हुए वो बच्चे जो माँ बाप से 500 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये मांगते हैं और जाकर एक पैकेज लेते हैं और फिर दिन भर वो ट्वीट करते रहते हैं। वो बच्चे जो थे वो इन्होंने समझ लिया कि ये हमारी बड़ी फॉलोइंग हो गई है और हम तो बस पॉपुलर हैं, और इतने पॉपुलर हैं कि हम अगर चाहें तो दिफाई इदारों पर भी चढ़ दौड़ सकते हैं। और चढ़ दौड़े, उनने जाकर आग लगा दी, उनने हर जगह जाकर आग लगाई, यहाँ वहाँ इधर। यहाँ पर कराची में जिस तरह से उनने आग लगाई, बसों को, गाड़ियों को, रेंजर्स के चौकियों को, इंस्टॉलेशंस को, तो वो तो हैरान कौन था, भाई ये कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए। और फिर यही होना था कि जब वो सूरत हाल पता चला इनको कि नहीं भाई वो सुपरमैन वो नहीं है, वो ताकत का सरचश्मा वो नहीं है, और वो ऐसा वो नहीं है कि जनाब हम इन्हीं की तरफ देखें, टार्जन नहीं है भाई ये। और फिर लोगों ने पहले ही देख लिया था, इनके 9 मई तो कोई वाकया नहीं था। मेरे लिए 9 मई से पहले के वाकयात जो वो थे, जब सर पर टोकरी डालकर, पता नहीं क्या होती थी, बाल्टी टोकरी जो भी होती थी, वो डालकर चला करते थे। बहादुरी का तो ये आलम है। मैंने पाकिस्तान की सियासत में इससे ज्यादा, मैं बड़ा खतरनाक लफ्ज बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा बुज़दिल आदमी मैंने नहीं देखा है। अच्छा, मैंने तमाम लोगों को देखा है। मुख्तसर सा जवाब, अगर आप डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की जगह होते तो ऐसी सूरत हाल में क्या करते? जी मैं क्या फरमाया आपने? मैंने कहा अगर आप डॉक्टर शीरी मज़ारी की जगह होते तो क्या करते? नहीं, मैं शीरी मज़ारी की जगह कभी भी नहीं ले सकता था। मैं ले ही नहीं सकता था, वो पोजीशन पर मैं कभी भी नहीं आ सकता था। और ना तो मेरी ये औकात है, ना मेरी ये हैसियत है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि मेरे दिमाग में ऐसा कोई खन्नास नहीं भर जाना था कि मैं समझता कि इस मुल्क में कोई एक शख्स या फर्द वाहिद को निजात दहिंदा हो सकता है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता। हो सकता है कि मेरे अगर कोई और जी मैं हो ही नहीं सकता था, मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था। कयूम सदीकी साहब, फयाजुल हसन चौहान की जगह आप होते तो बुरा न बनाइए, तो क्या करते हैं? इंतहाई रकीक हमला। यानी कि आपके उस्तादों ने तो सियासत से तौबा कर लिया। माज़े के साथ ये बड़े अफसोस का मुकाम है। नहीं तो पाकिस्तान के सियासी अमल और जमहूरियत और सियासी जमातों की तारीख में मैं समझता हूँ ये एक स्याद दिन है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन ना सिर्फ अपनी पार्टी को छोड़े बल्कि सियासत ही छोड़ के। मतीला जान साहब देखिए, बात पार्टी को छोड़ रहे हैं, ये दूसरी पार्टियों को छोड़ के ही आए थे ना इधर। देख लीजिएगा, सबको देख लिया वो कहाँ से आए। एक मादूदे चंद जो है वो उसको छोड़ दें आप, उसका वो तो हर जगह पे ही होते हैं, आटे में नमक के बराबर। देखें इस सारे टर्माइल के अंदर क्या हुआ क्या है, ये वर्कर जो है वो इमरान खान के लिए बाहर निकला है। अब टेस्ट है इमरान खान का, वो वर्कर के लिए बाहर निकलता है। ये सबसे बड़ा टेस्ट है कि इमरान खान ने जब कॉल दी, वर्कर निकला, उसने उन पर एतमाद किया, वो उनके हिफाजत के लिए भी निकला, वो उनके सियासी नारों की या फॉलोइंग के लिए भी निकला, और उसने भरपूर जो है वो अपने रहबर और रहनुमा के लिए जो है ना कुर्बानियाँ भी दी। और अब 9 मई के बाद इमरान खान साहब का अब सियासी क़यादत का जो है इम्तिहान है कि वो वर्कर के लिए क्या करती है। मतीला जान साहब,
सियासी जमातों वो का तो कह रहा है asset कि होता ठीक है चलाओ मुकदमे, जिन्होंने ये हमले किए हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखें ना, बात यही है। तो अब आपने वर्कर ने भी तो फिर फैसला करना है ना, जहां पे आप ये समझते हैं कि हाँ शायद कहीं ये जो है एस्टैब्लिशमेंट या फौज की तरफ से दबाव होगा इन लोगों के ऊपर पार्टी छोड़ने के लिए, जिसका रंग इमरान खान साहब दे रहे हैं मुसलसल। लेकिन जरा आप पीछे चले जाइए कि जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी उस वक्त जो ये इस वक्त जो डिवाइडेड पीटीआई के लोग इस वक्त ऑपोजिशन की सूरत के अंदर बैठे हुए हैं, उस वक्त तो कोई नौमा ही नहीं हुआ था। उसके बाद जो है वो सारे सूरत हाल जो होनी शुरू हुई है, आप देखिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये मुज़ाकरात के बाद आके सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कहा था कि जी मैं मुज़ाकरात करने गया, खान साहब ने मुझे गद्दार का कैद किया। मतलब तो पार्टी के अंदर ये खान साहब ने नहीं, पार्टी के ये अंदर मुझे एक- गद्दार देखें, कहा गया। हाँ, तो अब ये देखें ना कि बात ये है कि जब एक हद तक सियासी लोग जो हैं वो कोई मज़ारे तो नहीं होते हैं, जाहिर है जिसकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। फैसल बावड़ा का इख्तलाफ क्या था जी? फैसल बावड़ा तो आज से नहीं, फैसल बावड़ा मुस्तकिल इस बात को, जो कि कैबिनेट के इनके मेंबर थे और बहुत अच्छी तरह इमरान खान साहब को जानते हैं, आज भी वो इमरान खान साहब का दिफा करते हुए बाकी क्या कहते हैं वो कि अंदर कौन कौन लोग हैं और क्या क्या कर रहा है वो। वैसे फैसल वाडा साहब तो शुरू दिन से खान साहब के बहुत ही वफादार थे माशाल्लाह से, उनकी तो वफादारी पे कोई शक नहीं। मतीला जान उनकी मगर पार्टी के कईयों रुकन तो थे, कईयों से पार्टी के देखिए, रुकन तो मेरा थे। सवाल ये है कि खान साहब आज जब नैब के में पेश हुए अपनी अहलिया बुशरा के साथ, तो नैब के दफ्तर के बाहर कुछ भी नहीं था। वहाँ आज सुबह रुकावटें भी नहीं थी, मगर बाद में फिर कॉर्डन ऑफ किया गया। सुबह गलती से एक शेल चल गया था किसी पुलिस वाले से, लेकिन उसके बाद से कोई बंदा वहाँ पे नजर नहीं आया। और आज खान साहब को भी पता था कि बाहर कोई कारकुन नहीं है, वो कारकुन कहाँ गए? वो इस देखें ना, बात यही है मतीउल्लाह जान साहब, मैंने जो अभी बात की थी ना 9 मई के बाद से आज कितना दिन हो गए, आज 23-24 ठीक है ना, तो आप देख लीजिए 12-14 दिन हो गए और लोग जो है जो वर्कर जो इमरान खान साहब के लिए निकला था उसको, ये जो फैजुल हसन चौहान ने बात की ना कि मैं जेल के अंदर था और मैंने पूछा कि जब मैं बाहर आया तो खान साहब ने मेरे लिए कोई ट्वीट की, ये फैजुल हसन चौहान ही ये कह रहे थे ना। तो ये बहुत बड़ी एक चीज होती है कि ठीक है वर्कर के लिए एक आइडियलिज्म होता है लीडर, लेकिन फिर लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं कि आपने अपने वर्कर को, सियासी असासे को आग के अंदर झोंक दिया और कहा ये शर पसंद है, तो फिर उसका इम्पैक्ट तो आया। इम्पैक्ट तो होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये ज़मीर का बोझ है जो पीटीआई के अरकान ने उतारा, या कोई और बोझ है जिसके बाद ये फैसले किए। जी नज़ीर लगारी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि जो पीटीआई के लीडरान पार्टी से दस्तबरदार हो रहे हैं, बल्कि मैदान से ही दस्तबरदार हो रहे हैं सियासत से, तो ये किसकी वजह से है? क्या ये ज़मीर की आवाज़ है, या वो किसी ज़माने में कहा जाता था कि एहतशाम ज़मीर की आवाज़ है? एहतशाम ज़मीर की आवाज़ पर 5-6 लोग ही पैट्रियट हो पाते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से मैंने पहले अर्ज किया था कि ये लोग लाए गए, जितने भी लोग छोड़ रहे हैं ये बड़े बाज़मीर लोग हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें से बेशतर वो लोग थे जो लाए गए थे, जो पकड़ कर इनके हवाले किए गए थे। और कौन नहीं था जो लाया था उन्हीं के कहने में छोड़ रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो लाया था वो वापस ले गया, जिसकी चीज थी वो ले गया? नहीं, उनके कहने पर नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो लोग लाए जाते हैं वो ले जाए भी जाते हैं ना। ये हमेशा होता रहा है, इसकी पूरी एक तारीख है। पिछले 75 साल में लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं, लोगों पर फतवे भी लगते हैं, फिर फतवे वापस भी ले जाते हैं। लोगों को गद्दार कहा जाता है, फिर लोग जो हैं वो मुहब्बे वतन भी हो जाते हैं। लोगों को चोर कहा जाता है, फिर लोगों को जो है वो एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आप शरीफ हैं, पारसा हैं, सियासत जाकर करें। लेकिन ये ऐसा कभी नहीं हुआ है जो इस मर्तबा हो रहा है। ये खुद मेरे लिए एक तजर्बा है। पिछले 50 साल से, उससे ज़्यादा अरसे से मैं सियासत को भी देख रहा हूँ और सहाफ़त को भी देख रहा हूँ, लेकिन जो कुछ अब हो रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।
एक तो ये कि ये यूनिक वाकया था, इवन बंगाल तक में भी ऐसा नहीं हुआ था। ये बंगाल के साथ जो जुल्म हुआ, जो ज्यादती हुई, इसकी एक अलग दास्तान है, लेकिन वहां भी ऐसा नहीं हुआ था। पाकिस्तान में तो कभी भी नहीं हुआ था कि पॉलिटिकल वर्कर कहलाने वाले लोग और उनकी लीडरशिप चढ़ दौड़े और कहे अच्छा फिर ये कि आपके पास है क्या। लेकिन नज़ीर लगारी साहब, माजरत के साथ एक सवाल की माजरत के साथ, ये जो कुछ हुआ 9 मई को, क्या इसकी कोई तारीख नहीं है? क्या इसका जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है? क्या इसकी 9 मई से पहले 75 साल जो इस मुल्क में होता रहा, या पिछले 7 साल में जो इस मुल्क में हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम पनामा केस ट्रायल, तो क्या इसके जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है या जनरल बाजवा और जनरल फैज भी हैं जो कुछ 9 मई को हुआ? मैं तो कतन ये नहीं कहता हूं कि इमरान खान जिम्मेदार हैं अकेले, तनहा, वाहिद। मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा हूं भाई। कोई लोग ऐसे भी तो थे ना जिनने ये सोचा था, जिनने एजी को पकड़ कर कहा था एजी साहब इनकी पार्टी में शामिल हो जाएगा वरना तुम मार दिए जाओगे, थे ना। मैं कहता हूं ये हमीद गुल साहब प्रोजेक्ट वो खुद अपने मुंह से कह रहे थे कि भाई हम नहीं चाहते थे कि एक पार्टी के पास एब्सोल्यूट पावर, चाहे वो एक पार्टी थी जिसके पास एब्सोल्यूट पावर जानी थी, नहीं जाने दी गई। आपको पता है कि 88 का इलेक्शन किस तरह मैनेज किया गया, फिर 90 का इलेक्शन, फिर 93, 94 का इलेक्शन, फिर 97 का इलेक्शन, फिर 2002 का इलेक्शन, फिर 2008 का इलेक्शन, फिर उसके बाद 2013 का इलेक्शन, सारे इलेक्शन मैनेज किए गए। अल्टीमेटली इन्होंने सोचा कि भाई हमने अपना बंदा तलाश कर लिया है, पा लिया, हमने पा लिया है, एक ऐसा शहजादा, एक ऐसा पाला हुआ है, एक ऐसा बंदा, बहुत ही कमाल का बंदा हमने पा लिया है। और ये एक बड़ी कोशिश के बाद किया गया। और मैं इंतहाई एहतराम से कहता हूं कि वो लोग इसको वो तलाश कर रहे थे और तलाश भी रहे थे जो ये समझते थे कि हम पाकिस्तान के मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं। तो आप ये तस्लीम करते हैं नज़ीर लगारी साहब, आप ये तस्लीम करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को या हुकूमत को इमरान खान का गिरेबान सिर्फ पकड़ने की बजाय अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए? इमरान खान को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी ये जरूर देखना चाहिए कि अगर आप ऐसे तजर्बात फिर करेंगे तो फिर यही तजर्बात के नतायज होंगे। आपको ऐसे तजर्बात नहीं करने हैं। मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान के ताकत के मराकज़ को सियासी अमल में नहीं आना चाहिए। और ये पिछले पाकिस्तान के 75 साल में ये क्या हुआ कि जिस शख्स ने इस जहां आप हैं यानी पंजाब में लाहौर में जिसने करारदाद लाहौर पेश की थी, उनके इक़्तिदार जीतने के बाद और 80% सीटें जीतने के बाद हमने उसको पकड़ कर कहा था कि तुम गद्दार हो, छोड़ो इस कुर्सी को। जिस शख्स ने करारदाद लाहौर पेश की थी, हम हर साल एक परेड करते हैं और सलामी देते हैं, हमने तो उस शख्स को कहा था कि तुम गद्दार हो, तो और ये भी कहा था कि तुम डाकू हो, तुम बिल्कुल सही। नज़ीर लगारी साहब ने बड़ी सही बात की। क्यों सिद्दीकी साहब, जो नज़ीर लगारी साहब बात कर रहे हैं, और हमने उसके नाम पर एक रोड रखा हुआ है जहां पर आप बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कयूम सिद्दीकी साहब, आपने जिनको कातिल करार दे के हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जिसका अदालती कत्ल किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और उनकी बेटी के कातिलों को जिस तरह हमारी अदलिया ने छोड़ा, आज सुप्रीम कोर्ट शार दस्तूर की इमारत के मरकजी दरवाजे के दाएं और बाएं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम की तख्ती है और बेनज़ीर भुट्टो के नाम की तख्ती है। इज़्ज़त तो हम बहुत देते हैं, मगर उनको मारने के बाद, अपने हीरोज़ को ख़त्म करने के बाद, बड़ी बदकिस्मती की बात है। क्योंकि सब जो हम बात कर रहे हैं कि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट को भी अपने गिरबान में झांकना चाहिए, तो आपके ख्याल में इन नौजवान बच्चों को या पार्टी के कारकुनों को इन पे मुकदमे चला के इनको जेलों में भेज के मामला हल हो जाएगा, या कुछ इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और इससे बड़े लोगों को जो है एहतसाब के कटारे में लाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे पिछले 7 साल में जो इस मुल्क के साथ हुआ? देखिए मतीउल्लाह जान, जो इस सारा जो कुछ हुआ उसके 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। कुछ तो हैं जो जिन्होंने इंस्टिगेट किया, जिन्होंने प्लान किया, और कुछ ऐसे हैं जो मासूम लोग हैं, मतलब ठीक है, जो जिनकी मोहब्बत थी और उस मोहब्बत के अंदर और जज्बात में नौजवान सादा लो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो उस बहकावे में आ गया और खवातीन अमल कर बैठे, खवातीन है, घरेलू खवातीन है, ठीक है। तो उनको डिफ्रेंशिएट करना होगा मेरा ख्याल है कि, और फिर अगर हम ये देखते हैं कि अगर कोई डिसिडेंट है, जैसे आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बलूचिस्तान के अंदर, जो लड़की पसंद थे और वो हथियार फेंक के और तौबा ताइब करके और फिर जो है वो कौमी धारे के अंदर आ गए, दिल बड़ा करना पड़ता है। ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि बढ़िया एक डेवलपमेंट है बलूचिस्तान के, वो बलूचिस्तान के वाले से बहुत बड़ी शानबे वो जो है, ठीक है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। तो
ये तो हमारे अपने ही बच्चे हैं ना, मतलब कि ठीक है, जो प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं और जो वहाँ पे बहुत एक्टिव जिन लोगों का किरदार था, उन लोगों के साथ तो मेरा ख्याल है कि कानून के मुताबिक करना चाहिए उसको, और कानून के मुताबिक ही डील होंगे भी शायद वो। और ख़ास तौर पे करीम साहब, आप तो कोर्ट रिपोर्टर हैं, पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ 2014 में और जो पीटीवी पे हमला हुआ, उसके जो बड़े मुजरम हैं बशमूल इमरान खान, वो वज़ीर आज़म बना दिए गए, आरिफ अलवी वो सदर सदर बिठा दिए गए, मुकदमात खत्म भी कर दिए गए, बने, फिर प्रोसिक्यूशन ने तो अगर उस वक्त एग्जैक्टली अगर उस वक्त सजाएं हो जाती तो क्या ये नौबत यहाँ तक पहुँचती? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, बात ये है कि पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर घिराव झिलाओ ये होता रहता है, लेकिन ये जो 9 मई वाला वाक़या ना, जिस वक्त नज़ीर लगारी साहब जैसा बंदा जिस तकलीफ से बोल रहा है, मैं अंदाजा कर सकता हूँ उसको, कि वो वाक़तन तकलीफ दे है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। आप अपनी सियासत करें, इमरान खान साहब पिछले 10 महीने से जो एस्टैब्लिशमेंट को आड़े हाथों लिए हुए थे कि नहीं लिए हुए थे, बिल्कुल कोई कहना था। और फौज के या एस्टैब्लिशमेंट के सियासी किरदार के हवाले से, वो चाहे अदलिया का हो या फौज का हो, उसके ऊपर तनकीद तो होगी और जाहिर होगी, लेकिन फिर तनकीद से हटके आप एक मिलिटेंट ग्रुप बन जाए पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, और टीटीपी के अंदर फर्क होना चाहिए, बिल्कुल फर्क होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुख्तसर सुप्रीम कोर्ट में उस महाज पे क्या हो रहा है, क्योंकि कानूनी महाज भी बड़ा गर्म है। और ये भी आपको बताते चलें कि एक मीडिया पर्सन, एक सहाफ़ी, एक व्लॉगर इमरान रियाज खान जो अभी तक लापता हैं, वो क्यों लापता हैं और हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट का महाज भी गर्म है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत हुई, जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होने। 14 मई की तारीख गुजर गई, रस्सी जल गई पर बल न गया, और अभी इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि क्या 14 मई को ही इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार रहेगा या फिर वो फैसला वापस लिया जाएगा। तारीख गुजर चुकी है मगर समाज जारी है, और कई साहब कोई तफसीली फैसला भी अभी तक नहीं आया, और ये नज़रसानी तो फैसलों के खिलाफ होती है। ये ऑर्डर के ऊपर नज़रसानी की समाअत किस बुनियाद पे हो रही है, और क्या तफसीली फैसला जल्द आने वाला है? देखें मतीउल्लाह जान साहब, तफसीली फैसला आने वाला है या नहीं है ये तो अब देख लें। काफ़ी अर्सा हो गया जितने अरसे से ये ऑर्डर आया हुआ है, उसके बाद हमने ये ज़रूर देखा है कि उसके बाद चैम्बर से ऑर्डर ज़रूर आते रहे हैं। ये भी एक अजीब बात थी, शॉर्ट ऑर्डर आया और फिर उसके बाद उसकी कंप्लाइंस के हवाले से चैम्बर से ऑर्डर्स आते रहे, लेकिन वो क्यों इस नतीजे के ऊपर पहुंचे, उसकी डिटेल रीजनिंग कानून का एक अमल है। जब तक वो नहीं आती आप, और फिर उस वक्त तक लगती नहीं है मतीउल्लाह जान साहब, जब अगर आपने शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर अगर टाइम आपका बार हो रहा है तो आप जो है उसके ऊपर रिव्यू दाखिल कर देते हैं, लेकिन फिर वो उसके बाद जो है ना वो डिटेल रीजनिंग के बाद कि भी हाँ क्यों इस वो फिर जाके कहीं आप जो बहरहाल तफसीली फैसले के बगैर नजरसानी का फैसला नहीं हो सकता। ये एक नया जूरिस्प्रूडेंस है मतीउल्लाह जान साहब, जो मुख्तलिफ इस दौर के अंदर हम देखने में आ रहे हैं कि मुतअद्दिद ऐसी चीज़ें जहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर्स है, इम्प्लीमेंटेशन पर चले गए, डिटेल रीजनिंग जो है वो आती नहीं, और फिर उसके बाद रिव्यू का टाइम गुजर जाता है, या फिर उसके बाद जब शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर आप रिव्यू दाखिल करते हो उसके बाद डिटेल रीजनिंग आती है जो रिव्यू के पॉइंट्स को कवर किए। ये बड़ी ही एक अजीब बात। अब ये रिव्यू को पढ़ के अगर रिव्यू को पढ़ के तफसीली फैसले में रिव्यू का जवाब देने की कोशिश की जाए तो वो भी एक गलत बात होगी। बट एनीवे आई होप कि ऐसा नहीं होगा। हमारे एक साथी सहाफ़ी, व्लॉगर, टेलीविज़न पर्सनैलिटी इमरान रियाज खान, बड़े मारूफ पीटीआई की हिमायत करने वाले और खुल के हिमायत करने वाले व्लॉगर थे और एंकर पर्सन थे, वो लापता हैं। तकरीबन 10 दिन से ज़ायद का अरसा हो चुका है, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बार बार पंजाब पुलिस को बुला के पूछ रहे हैं कि वो कहाँ हैं। हमारी हुकूमत को भी नहीं पता, पंजाब की या वफाकी हुकूमत को। नज़ीर लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये बड़ा एक संगीन मामला है। मेरे पर्सनली शायद उनसे बहुत से इख्तलाफात होंगे, मगर जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जो सूरत हाल हुई है वो तो और भी ज़्यादा उससे सूरत हाल संगीन लगती है। और पूरे पाकिस्तान की पुलिस से पूछ लिया है, किसी के पास इमरान रियाज खान नहीं है। और ये आईजी पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट में बयान दिया है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने 11 मई को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार एंकर पर्सन इमरान रियाज खान से मुतल्लिक लाइल्मी का इजहार किया है। एजेंसी ने पुलिस की गाड़ी को बुलाया था। क्यों बुलाया, ये आप एजेंसी को बुलाकर पूछ सकते हैं
इमरान रियाज खान हमें मतलूब नहीं थे। ये बात आईजी पंजाब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर हुसैन भट्टी से की है। और फिर आईजी पंजाब अदालत सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा से भी इस बारे में जवाब मांगे, उन्हें कहें कि हमारी मदद करें। आईजी पंजाब अदालत वजारत दाखिला के नुमाइंदे को अदालत में बुला लें ताकि हम इनसे मिलकर इस मामले को आगे बढ़ाएं। आईजी पंजाब ने यह भी कहा और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपको एक और मौका दे रहा हूं, अगर खुदा न खास्ता इसे कोई नुकसान होता है तो मैं सबको फिक्स करूंगा। चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी के रिमार्क्स। तो नज़ीर लगारी साहब कैसे देख रहे हैं कि वो जो भी था इमरान रियाज खान, चाहे वो इमरान खान का बहुत बड़ा हमायती था, सपोर्टर था, वो एक इंसान था, मगर अफसोस इस बात का है कि अभी भी बजाय इसके कि हुकूमती अहदेदार उसके मालूमात करें कि वो है कहाँ और उसको तलाश करने की कोशिश करें, हुकूमती अहदेदारों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि वो तो जर्नलिस्ट नहीं था या था और वो तो पीटीआई का कारकुन था। ये क्या ये वक्त है ऐसी बातें करने का नज़ीर लगारी साहब? देखें, जिस रोज आप लापता किए गए थे उस रोज हम लोग पूरा दिन परेशान रहे थे और हमने बहुत जगहों पर राब्ते करने की भी कोशिश की थी, बातें करने की भी कोशिश की थी, फरियाद भी कर रहे थे, तलाश भी कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे, रो पीट भी रहे थे, ये सारा कुछ हो गया था। अभी हमारे यहाँ पर बोल ऑफिस में 3 साथी, आकाश राम, अदील जुबैरी और एक मोहम्मद मालिक, 3 आदमी, एक अकाउंट्स के हैं और एक प्लानिंग मैनेजमेंट में हैं और एक और दूसरे साथी हैं, ये कुछ कई दिनों से लापता हैं, हमें खुद ही नहीं पता चल रहा है। इनका इमरान रियाज का नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ हैं। मतलब ये है कि स्टेट को तो बहरहाल स्टेट होना चाहिए ना, ये तो नहीं आपके पास सब कुछ है, स्टेट के पास तमाम इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, उनके पास जेल खाने मौजूद हैं, उनके पास थाने मौजूद हैं, उनके पास इंदान खाने मौजूद हैं, उनके पास कोर्ट्स मौजूद हैं, कोर्ट्स में उनके पास इस्तिगासा मौजूद है, उनके पास जो है वो वकला मौजूद हैं, बड़े बड़े वकला की टीमें मौजूद हैं। वो तो ये कर सकते हैं ना कि कोर्ट में लाएं, कोई इल्ज़ाम है तो साथ रखें, उसके ऊपर ट्रायल करें और फिर जो साबित होता है तो सजाएं दें। ये तो कोई नहीं है ना कि लापता कर दिया जाए और बंदा तलाश करता रहे कि इस बंदे को कहाँ ले जाया गया। और इस तरह से और जगहों पर भी बहुत से लोग हैं जो लापता हैं, हमें नहीं पता चलता है कि लोगों को कहाँ ले जाया गया है। तो इससे रियासत का ये पहलू जो है वो और ज्यादा अफसोसनाक होता है। आपकी किस्मत अच्छी थी और आपके दोस्त अच्छे थे कि वो इतना ज्यादा शोर मचा के आपको उन्हें छोड़ना पड़ गया, और भी इस तरह से हमारे दोस्तों के साथ हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हो रहा है, हमारे बोल ऑफिस के 3 साथी जो हैं लापता हैं, हमें नहीं मिल रहा है, हमें कोई पता नहीं चल रहा है, और उनको घरों से उठाया गया है और घरों से आकर उठाकर लेकर गए हैं और घर वालों का भी तशद्दुद किया गया है, ये हुआ है। तो इस तरह की सूरत हाल इमरान रियाज के साथ भी है। हमें कहीं से पता नहीं चल रहा है कि वो एक आदमी, यार मुझे उनके नुक्ता नजर से इख्तलाफ था, मैं अपनी बात करता हूं, मुझे उनके नुक्ता नजर से इख्तलाफ था। हमें कहीं भी बैठे होते हूं, आपको मेरे नुक्ता नजर से इख्तलाफ हो सकता है, आप किसी भी जगह पर मुझे कह सकते हैं, बात कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ कर सकता हूं। मेरे भाई अब्दुल कयूम सिद्दीकी, इनके साथ भी इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल सही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम एक दूसरे की जान के दरपाए हो जाएं। स्टेट भी जान के दरपाए तो नहीं हो एग्जैक्टली। इख्तलाफ राय को आप रोकना भी चाहते हैं तो आपके पास फोरम मौजूद है। आपको क्या लगता है ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, सबसे बड़ी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो भी क्यों बार बार तारीख दे रहे हैं? उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए जो वो नहीं कर पा रहे हैं? आपके ख्याल में क्यों इतनी बेबस है हमारी अदलिया लापता अफराद के मुकदमात में, और ख़ास तौर पे आप इमरान रियाज खान के केस में? मतीउल्लाह जान साहब, पहली बात तो ये है कि कोई व्लॉगर है, जर्नलिस्ट है या कोई और पेशे से ताल्लुक़ रखता है, एंकर पर्सन है, ये सारी चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन वो इस मुल्क का एक शहरी भी तो है ना, और एक शहरी के एक बुनियादी हुकूक भी हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर उस शहरी ने कोई गलत इक़दाम किया है तो उसका जो है वो आना चाहिए और उसको इंसाफ के कटहरे के अंदर पेश करना चाहिए और उसको फिर अपना केस जो है उसके ऊपर प्लीड करें। लेकिन ये जो मिसिंग पर्सन का मुकदमा है मतीउल्लाह जान साहब, ये कोई आज की बात नहीं है, और ये जो है ये पाकिस्तान के ऊपर 2000 आप ये देख लें कि 7, 8, 9 से वो जब आमना मसूद जंजुआ से लेके और उसके बाद से लापता होने का सिलसिला मुदस्सर नारू तक, फिर उस ये मतलब देखिए ये कोई छोटी बात क्यों नहीं बेबस है अदलिया, जजेस क्यों बेबस हैं, आंसू बहाते हैं लेकिन अख्तियार इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखें अब अब
अमीर भट्टी साहब जो हैं वो जब आपको याद है जैक ब्रांच का एक मुकदमा था, वो उसको जज साहब को लापता अफराद केस में, हाँ, और वो खुद आके उन्होंने यहाँ पे सुना। ये लापता अफराद केस में तौहीन अदालत का नोटिस दिया था जैक को, जज एडवोकेट जनरल को, जस्टिस वकास ने पिंडी बेंच में, और उसको ख़त्म करने के लिए चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी स्पेशली पिंडी आए, उन्होंने बेंच वो केस अपने सामने लगाया और वो तौहीन अदालत का नोटिस ख़त्म कर दिया। और आज जो सुना है वो आंसू बहा रहे हैं इमरान रियाज साहब के खान के केस। मतीउल्लाह जान साहब, जिस तरह की इस लाहौर हाई कोर्ट की जो रेपो डेवलप हो रही है, तो फिर उसके बाद जो है वो देखिए हमारा पूरा अदालती निज़ाम के ऊपर बहुत बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हुए हैं। लेकिन चले ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन ये जो रियासती इदारों को, मुझे आज याद है मतीउल्लाह जान, अगर आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मुदस्सर नारू के बेटे को मरियम नवाज जो है उन्होंने गोद में उठाया था और मिसिंग पर्सन्स के हवाले से उन्होंने एक बयान दिया था। अब लेकिन मरियम औरंगजेब जो आज उनकी मरकजी वजीर इत्तलात हैं, उनके स्टेटमेंट के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा अफसोस कि किस तरह से उन्होंने जो है वो उन्होंने कहा, कंडेम किया कि भाई ये मिसिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ देर बाद पहले उन्होंने कहा कि वो तो जर्नलिस्ट नहीं है, और मेरे ख्याल में जो शख्स लापता होता है उसके बारे में कोई ऐसी मनफी बात करनी नहीं चाहिए, और खासतौर पर रियासती एहलकारों को जब तक वो बाजियाब नहीं हो जाता, यही कह सकते हैं। और आखिर में जाते जाते सिर्फ ये बताते चलें, डॉन अखबार के होनहार जर्नलिस्ट मुनव्वर अजीम की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक सिर्फ अप्रैल के महीने में इस्लामाबाद में डाकुओं के हाथों 16 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की नकदी और कीमती अशिया लूटी गई हैं, जो एक इंतहाई ख़तरनाक रुझान है। इस्लामाबाद बहुत तेज़ी से जो है वो कराची की सूरत हाल का दो चार है। इसकी वजह शायद ये है कि पुलिस जो है और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के पीछे जाने की बजाय वो पुलिस जो है वो शायद सिर्फ वर्कर्स के या कारकुनों के पीछे जा रही है। तवज्जो वापस क्रिमिनल्स की तरफ ले जाने की ज़रूरत है हमारी इस्लामाबाद पुलिस को और हमारी हुकूमत को। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतने ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।